नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी में। आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। हमारा आज का विषय है विश्वविख्यात प्राचीनतम भारत का नालंदा विश्वविद्यालय। इसका अंत किसने किया और क्यों किया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय, जो कि दुनिया में उन विख्यात विश्वविद्यालयों में से एक है जिसके बारे में पूरे विश्व में चर्चा हुई थी जब इसका अंत हुआ था। और इस विश्वविद्यालय में ना ही भारत के बल्कि पूरे विश्व से जापान, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की, बहुत सारी जगहों से विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त ने स्थापित किया था इस विश्वविद्यालय को। और आज के बिहार के पटना से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव में ये स्थित है। और इस विश्वविद्यालय की जानकारी हमें मिलती है चीन के एक विद्यार्थी, जो कि 7वीं शताब्दी के समय इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे, हेनसांग। और फिर वो इस विद्यालय में प्राचार्य भी रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार से इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी है, जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। उनके बताए अनुसार यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ यह विश्वविद्यालय था, जिसके चारों तरफ एक दीवार से घिरा हुआ था और सिर्फ एक ही मुख्य द्वार था। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया होगा। और उस परिसर के अंदर बहुत सारे मठ थे, जिनमें जो विद्यार्थी होते थे वो वहीं रहते थे और पढ़ते थे। तो ये अपने आप में पहला आवासीय विश्वविद्यालय भी था। आवासीय मतलब जिसको हम आज की उसमें हॉस्टल कहते हैं। ये उस समय उसका नमूना था। और मठ में जो विद्यार्थी होते थे वो वहाँ रहते थे। उनके साथ 5-6 विद्यार्थियों के साथ एक आचार्य रहते थे। उन विद्यार्थियों के लिए उस मठ में सोने की व्यवस्था होती थी और उनके लिए पत्थर का एक बिस्तर बना होता था। उस समय चूँकि बिजली नहीं थी तो दीपक की रोशनी में पढ़ाई होती थी। तो दीपक और उनकी पुस्तकें रखने के लिए वहाँ पे दीवार पर आले यानी खाने बने होते थे। उन मठों के अलावा वहाँ पर जो मुख्य केंद्र में विद्यालय था, जहाँ पे व्याख्यान होते थे, चर्चा होती थी और समाधान विद्यार्थियों के शिक्षक जो थे वो दूर करते थे जो भी उनको परेशानियाँ होती थी। मौखिक विद्या होती थी वहाँ पर। और जो विद्यार्थी थे वो स्वयं वहाँ खाना बनाते थे और साथ में मिलकर खाना खाते थे। उसके लिए वहाँ पे अलग व्यवस्था थी। हर मठ में एक कुआं था। तो ऐसे करीब 12-13 मठ का वहाँ पे अभी तक मिले हैं। और कहते हैं कि हर मठ में करीब 7-8 जो थे तल थे, मतलब फ्लोर्स थी। और अभी सिर्फ उनके 4 या 5 ही तल मिले हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा खुदाई करने से वो नष्ट हो सकते हैं। और उनकी पुस्तक में ये भी लिखा हुआ है कि उन मठ और विद्यालय में पढ़ने के अलावा वहाँ पे खूबसूरत मंदिर और थे, जिनमें बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे बहुत ही सुंदर बगीचे और झीलें भी हुआ करती थी, स्तूप भी थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा के अलावा बहुत सारे विषयों पे पढ़ाया जाता था, जैसे कि चिकित्सा शास्त्र था, शल्य चिकित्सा थी, इतिहास था, खगोल शास्त्र, सांख्य था और भी बहुत सारे विषयों पर यहाँ पे चर्चा और विद्यार्थियों को सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था।
यहाँ पर कांसे की मूर्तियाँ भी मिली हैं खुदाई में, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पे मूर्ति बनाने का विज्ञान भी विद्यार्थियों को बताया जाता था। इस सब पढ़ाने और इतने सारे ज्ञान के लिए जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे उनके अनुसार करीब लगभग 10 से 20 हज़ार विद्यार्थी और उन पर 2,000 शिक्षक वहाँ थे, आचार्य वहाँ थे, तो इतनी पुस्तकें भी होंगी वहाँ पे। और इन सब विषयों से, क्योंकि उनका पुस्तक ज्ञान भी होता था, पुस्तक लिखी भी जाती थी, तो उन पुस्तकों को रखने के लिए वहाँ अलग से एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बना हुआ था, जो कि करीब 9 तल का था, मतलब 9 फ्लोर का वो पुस्तकालय था। और उसमें 3 अलग अलग विभागों में उसको बांटा हुआ था, और उस हिसाब से वहाँ पे पुस्तकें थीं, हस्तलिखित पुस्तकें भी थीं। उन सारी पुस्तकों को कहते हैं कि अगर संख्या में देखें तो लगभग 3 लाख के करीब वहाँ पुस्तकें थीं। और इतनी विख्यात विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें और इतना ज्ञान, बाहर से आए विद्यार्थी, तो जाहिर सी बात है उस विश्वविद्यालय में जो आने के लिए जो परीक्षा ली जाती थी, उस विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए जो परीक्षा ली जाती थी, वो बहुत ही कठिन होती थी कि बहुत ही होनहार विद्यार्थी जो थे वो उस परीक्षा को पास करके इस विश्वविद्यालय में आ सकें। तो इतना ख्याति प्राप्त ये विश्वविद्यालय था। और 3 स्तर में कहते हैं परीक्षाएं होती थी, तब जाकर उस विद्यालय में उनको छात्रों को एडमिशन मिलता था। और वहाँ पे अनुशासन और हर तरह का उनको सिखाया जाता था। तो वो सब अपने आप में एक बहुत मिसाल था उस समय के दौरान। और ये 7वीं शताब्दी में जो चीनी विद्यार्थी जो आए थे हैंसांग, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो अनुशासन की प्रक्रिया थी और जो तालमेल था विद्यार्थी और प्राचार्यों में, वो बहुत ही अद्भुत था। और इस सब के लिए 200 गांव इस विश्वविद्यालय को दान में मिले थे, जिनसे जो आय आती थी उससे इन सब का भरण पोषण, इनका पूरा विद्यालय की देखरेख और ये सब होती थी। इसके लिए बकायदा वहाँ पे समितियाँ बनी थी, जैसे कि एक समिति थी जो पठन पाठन का कार्य देखती थी, एक समिति थी जो आय आती थी उससे आर्थिक व्यवस्था और पूरे संचालन देखती थी, एक समिति थी जो विद्यार्थियों का पूरा रखरखाव और उनको कैसे पूरी सुविधाएं मिलें इसका ध्यान रखती थी। तो उस समय के अनुसार से भी बहुत ही सुनियोजित ढंग से इस विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली जो थी वो चल रही थी। अब बात आती है कि जब इतना विश्वविख्यात और इतना प्राचीन और इतना अनूठा ये विश्वविद्यालय था, तो कोई इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने की क्यों सोचेगा। लोग तो सोचेंगे कि इस विश्वविद्यालय से जितना लाभ पूरे विश्व में लोगों को मिल सके उतना अच्छा है। और यहाँ तक कि यहाँ के जो विद्यार्थी होते थे वो यहाँ से स्नातक होकर वो बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। तो जब इतना धर्म का प्रचार हो रहा है, इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है, फिर भी इस विद्यालय को नष्ट किया गया और पूरा तहस नहस करके ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, इस विश्वविद्यालय का अंत किया गया और इसे पूरा तहस नहस किया गया। और ये दुखद काम किया तुर्क के शासक के सेनापति बख्तियार बिन खिलजी ने। बात उस समय की है जब बख्तियार बिन खिलजी उत्तर भारत में पूरे अपने कब्जे में लेने के लिए हमले कर रहा था और बौद्ध शासित जो राज्य थे उनमें उसने कब्जा कर लिया था। और उसी समय जब वो वहाँ पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित करने की होड़ में लगा हुआ था और हमले पे हमले करता जा रहा था, वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार हुआ तो उसके जो हकीम थे तुर्क के, वो उस पे उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत काम कर रहे थे और उसको उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। और
इतना ज़्यादा वो बीमार हो गया कि वो बिल्कुल मरणासन हालत में पहुंच गया था। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि आप क्यों नहीं नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के जो प्रमुख हैं आचार्य राहुल श्रीपंत जी को बुलाते हैं और उनसे अपना इलाज करवाते हैं। परंतु बख्तियार खिलजी को ये बिल्कुल नामंजूर था कि वो किसी हिंदुस्तानी वैद्य से अपना इलाज कराए। उसके हकीम उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा काबिल थे और वो उसे ठीक कर देंगे। तो वो नहीं माना इस बात के लिए और ये हुआ कि उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई और अंततः उसे हार कर नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख श्री राहुल वैद्य जी को बुलाना पड़ा। जब राहुल वैद्य जी आए तो उसने उनके सामने एक शर्त रखी कि मैं कोई हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करूंगा और अगर आप मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मैं आपकी हत्या करवा दूंगा। अब राहुल वैद्य जी ने कुछ सोचा और बोला ठीक है, मैं आपका इलाज करूंगा बिना दवाई के। और फिर वो चले जाते हैं और कुछ दिन बाद वो आते हैं और उसको एक कुरान देते हैं और कहते हैं कि इसके इस पृष्ठ से लेके इतने पृष्ठ तक आप इसको पढ़ लीजिए और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वो मान लेता है क्योंकि उसको दवाई तो नहीं खानी थी हिंदुस्तानी, कुरान पढ़ने में क्या हर्ज है। और वो कुरान पढ़ता है। जब हम पढ़ते हैं कोई किताब तो हम क्या करते हैं, जब उसके पृष्ठ पलटने होते हैं तो हम उस पर थूक लगाते हैं और पृष्ठ पलटते हैं, थूक लगाते हैं पृष्ठ पलटते हैं। इसी तरह बख्तियार बिन खिलजी ने भी किया। जब वो पढ़ रहा था तो वो ऐसे थूक लगा के पन्ने पलट पलट के उसने उतने जितने वैद्य जी ने बोले थे पढ़ लिए और धीरे धीरे वो ठीक होता चला गया और कुछ दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कहा जाता है कि वैद्य जी ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया था। चूंकि खिलजी ने दवाई लेने से मना किया था तो बिना दवाई के तो वो ठीक होने से रहा। तो ये उन्होंने सोचा और उन्होंने वो जब पृष्ठ पलटे उसने और थूक के द्वारा वो दवाई उनके खिलजी के अंदर चली गई और वो स्वस्थ हो गया। अब यहाँ खुश होने के बजाय खिलजी नाराज होता है कि कैसे कोई हिंदुस्तानी वैद्य उसको ठीक कर देता है, कैसे हिंदुस्तानी शिक्षा में इतनी शक्ति है जो उसके हकीमों में नहीं थी। और इसकी इस नाराज़गी को वो कहता है कि मैं ऐसे शिक्षा को ऐसे जहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है, जहाँ ये शिक्षा हो रही है, उसको पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो अपने साथ 200 घुड़सवार जो कि बहुत ही क्रूर थे उन सैनिकों को लेके वो नालंदा विश्वविद्यालय में गया और उसने वहाँ पे उस समय जो 10 से 20 हज़ार छात्र थे और जो शिक्षक थे उन सब को मारा, बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या करी और पूरे विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। और जो इतना बड़ा पुस्तकालय था उसको भी उसने जला दिया और जो कि इतना जलता रहा करीब कहते हैं 3 से 6 महीने तक। और इस तरह से विश्वविख्यात प्राचीनतम भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आगे भी हमारे इसी तरह वीडियोस देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे दिए बेल आइकॉन को दबाएं और आने वाले वीडियो की जानकारी प्राप्त